ताजमहल की असली और एक्चुअल हिस्ट्री समझते हैं। पहले शाहजहां और मुमताज क्या थे इनके असली नाम। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को। इनका असली नाम था खुर्राम। शाहजहां जो रॉयल नाम था इनका, ये बाद में ही दिया गया इन्हें, इसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, शाहजहां। इनके फादर थे जहांगीर और इनकी मदर थी जगत गोसेन, जो कि जहांगीर की चीफ क्वीन थी। दूसरी तरफ मुमताज महल का जन्म हुआ था साल 1593 में। मुमताज महल भी जो नाम था वो एक्चुअली में इनकी शादी के बाद ही दिया गया था इन्हें। इनका असली नाम था अर्जुमंद बानू बेगम। तो खुर्राम और मुमताज की एंगेजमेंट हुई थी साल 1607 में और फाइनली शादी हुई साल 1612 में। शाहजहां की और भी बीवियां थी जैसे कि कंदाहरी महल और अकबराबादी महल, लेकिन कोर्ट हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग एक्चुअली में ये जो मैरिजेस थी ये पॉलिटिकल अलायंसेस के तौर पर हुई थी। बहुत से अलग अलग हिस्टोरिकल अकाउंट्स हमें बताते हैं कि शाहजहां की जो रिलेशनशिप थी बाकी और बीवियों के साथ वो सिर्फ एक कहने के लिए मैरिज थी, पॉलिटिकल अलायंसेस बनाए रखने के लिए शादियां करी गई थी। एक्चुअली में शाहजहां के अंदर जो डीप अफेक्शन थी, जो उनके अंदर प्यार था, वो मुमताज के लिए कहीं ज्यादा था उनकी और बीवियों के कंपैरिजन में। यही रीजन था कि उन्हें और फेवर्स दिए गए, जैसे कि मलिका-ए-जहां यानी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। उनका जो पैलेस था, खास महल, कहा जाता है कि उसे प्योर गोल्ड और प्रेशियस स्टोन से डेकोरेट किया जाता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मुमताज का काफी इंटरेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो शाहजहां जहां भी जाते थे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के लिए या कभी लड़ाई के लिए, मुमताज हमेशा उनके साथ जाती थी। एक तरफ जहां शाहजहां का एग्जैक्टली एक बच्चा हुआ, उनकी बाकी सारी बीवियों के साथ मुमताज महल के साथ उनके 14 बच्चे हुए। आधे बच्चे तो चाइल्ड बर्थ के दौरान ही मारे गए। ये चीज आम बात होती थी उन जमानों में, हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता था। अनफॉर्चुनेटली मुमताज की डेथ हो गई जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म देने लग रही थी। ये बात है एग्जैक्टली 17 जून 1631 की। कहा जाता है कि एक्चुअली में कॉज ऑफ डेथ थी पोस्टपार्टम हेमरेज, लॉस ऑफ ब्लड। उनकी डेथ के बाद शाहजहां एक्चुअली में भारी गम में डूब गए। वो पैरालाइज हो गए अपनी ग्रीफ से। कई दिनों तक, हफ्तों तक रोते रहे और कहा जाता है कि 1 साल तक वो आइसोलेशन में चले गए थे मोर्निंग करने के लिए। जब वो वापस आए उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनकी कमर झुक चुकी थी और उनके चेहरे पर थकान दिखती थी। इस्लामिक थियोलॉजी में माना जाता है कि मृत्यु के बाद जो बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन जो आत्मा होती है वो ग्रेव में रहती है। आत्मा बाद में जजमेंट डे के पास जाती है जब डिसाइड होता है कि वो स्वर्ग में जाएगी या नर्क में जाएगी। तो जो ग्रेव होता है उसे फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है एक आत्मा की, सोल की। शाहजहां का यह मानना था कि मुमताज की आत्मा की जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस होगी वो बहुत ही ग्रैंड होनी चाहिए, लाजवाब होनी चाहिए। जब उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला किया तो चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, उन्हें टाइटल दिया गया नादिर असर का, द वंडर ऑफ द एज। जो व्हाइट मार्बल पैनल्स पे कैलीग्राफी करी गई है वो करी गई है अब्दुल हक शिराजी के द्वारा। 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था बिल्डिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। व्हाइट मार्बल को राजस्थान से लाया गया, जैस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से, टर्कोइस को तिब्बत से, सफायर को श्रीलंका से और कार्नेलियन को अरेबिया से। ताजमहल के अंदर जो इतनी अलग अलग चीजें हैं, मटेरियल्स हैं, दुनिया के कोनों कोनों से आए हैं। टोटल में ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा इसकी कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन में। अप्रोक्सीमेटली 22,000 मजदूरों ने इस पर हर दिन काम किया इन 22 सालों तक। दोस्तों, वैसे तो ताजमहल की कंट्रोवर्सीज का इतिहास काफी लंबा रहा है, लेकिन अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी से। हाल ही में ये तब शुरू हुई जब खबर में आया कि बीजेपी पॉलिटिशियन राजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करी कि ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवा दिया जाए। ये चाहते थे कि एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक स्पेशल कमिटी बनाए जो इन 22 बंद कमरों के पीछे झांक कर देखेगी और ढूंढने की कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं कोई हिंदू भगवानों की मूर्तियां तो नहीं है यहां पर। इस पिटीशन में कहा गया कि ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर है तेजो महाल्या नाम से, और कोर्ट का यह फर्ज बनता है कि इन बंद कमरों को खुलवा दिया जाए अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। जजेस के बेंच ने कहा कि इस तरीके की पिटीशंस फाइल करके पीआईएल सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि किस बेसिस पर पिटीशन फाइल करी गई है, क्या यहां पर कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है? अगर नहीं तो क्यों पिटीशन फाइल करी? हिस्टोरिकल रिसर्च करना हिस्टोरियंस का काम है और उसके लिए प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉलो की जानी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है दोस्तों ये पिटीशन डिसमिस होने के बाद ये राज ही रह जाएगा, तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में सच जरूर बताऊंगा इस राज के पीछे क्या है। असल में बात क्या है दोस्तों, एएसआई के सोर्सेज ने ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया है कि ये जो 22 रूम्स हैं ये एक्चुअली में रूम्स नहीं है,
बल्कि ये एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजे लगाए गए, और ये बंद दरवाजे कोई ऐसे बंद दरवाजे नहीं है कि इन्हें सदियों से कभी भी ना खोला गया हो। एएसआई के स्टाफ इनके अकॉर्डिंग ताजमहल के इन कमरों को हर हफ्ते जाकर या 2 हफ्ते में एक बार जाकर इनकी सफाई करता रहता है। एक रिटायर्ड एएसआई ऑफिशियल ने बताया कि यहां दीवारों पर कुछ भी नहीं है और बेसमेंट में ऐसे कमरे बने रहना कोई अनयूजुअल चीज नहीं है मुगल मॉन्यूमेंट्स के लिए। जो हुमायूंस टूम है दिल्ली में और जो सफदरजंग टूम है वहां पर भी ऐसे ही अंडरग्राउंड बेसमेंट में कमरे हैं जो एक तरह का कॉरिडोर बना रहे हैं और ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर पूरा ये ढांचा टिका हुआ है। एक और रिटायर्ड एएसआई ऑफिशियल ने बताया कि एक्चुअली में ये जो एरिया है ये इसलिए बंद किया गया है क्योंकि टूरिस्ट के लिए कुछ है ही नहीं वहां पर देखने के लिए। अननेसेसरली उन्हें खोलकर रखा जाएगा तो ज्यादा भीड़ आ जाएगी और मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व रखने के लिए उन एरियाज को लॉक करके रखा गया। ताजमहल आखिर में एक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां पर हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, तो कॉन्स्टेंटली इतने ज्यादा लोगों के आने जाने से वेयर एंड टियर ना हो, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड रहे। अब पेटिशन के डिसमिस होने के बाद भी, एएसआई ऑफिशियल्स का इतना सब कहने के बाद भी ये डिबेट बंद नहीं हुई। कुछ मीडिया वालों ने, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस डिबेट को जबरदस्ती जारी रखा। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि मानो किसी को फायदा पहुंच रहा हो ऐसी चीजों पर चर्चा करके। तो हुआ क्या, 3 से 4 दिन बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पूरी डिबेट को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन्होंने पिक्चर्स ही रिलीज कर दी। इन बंद कमरों के अंदर की फोटोज पब्लिकली दिखा दी सबको, ये देख लो, इनमें रिस्टोरेशन वर्क चलने लग रहा है और इन कमरों के अंदर का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। आगरा के एएसआई चीफ आर.के. पटेल ने इंडिया टुडे को बताया कि ये पिक्चर्स अब एएसआई की वेबसाइट पर लाइव आपको मिल जाएंगी। ये उनके न्यूज लेटर का हिस्सा थी और कोई भी इन पिक्चर्स को देख सकता है उनकी वेबसाइट पर जाकर। इन फोटोज में एक चीज जरूर ध्यान देने वाली है कि एएसआई का स्टाफ कितनी मेहनत से काम करने लग रहा है हमारे मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व करने में। यहां पर आप बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स देख सकते हैं इनके रिस्टोरेशन वर्क से पहले और बाद में। ये सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से है कि हमारे हिस्टोरिकल जेम्स इस तरीके से प्रिजर्व रह पाते हैं। अब ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि ऐसा कोई क्लेम किया गया हो, इससे पहले भी ऐसी कई सिमिलर पिटीशंस फाइल करी जा चुकी है। जैसे कि अप्रैल 2015 में आगरा कोर्ट में एक सिमिलर सूट फाइल किया गया था 6 लॉयर्स के द्वारा जो क्लेम करते थे कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर है। उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी कि हिंदुओं को वहां पर वर्शिप करने की आजादी दी जाए। अपनी प्ली में लॉयर हरिशंकर जैन और उनके कोलीग्स ने कहा कि एक्चुअली में राजा परमादि देव ने तेजो महालय मंदिर बनाया था साल 1212 में। यह मंदिर बाद में इनहेरिट कर लिया गया था राजा मानसिंह के द्वारा 17th सेंचुरी में। इसके बाद में इस प्रॉपर्टी को होल्ड किया गया था राजा जय सिंह के द्वारा और तब शाहजहां ने 1632 में इसे एनेक्स कर लिया था। और मुमताज महल की डेथ के बाद, शाहजहां की वाइफ की डेथ के बाद इस मंदिर को कन्वर्ट कर दिया गया था एक मेमोरियल में मुमताज के लिए। कोर्ट ने एक्चुअली में इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, होम सेक्रेटरी और एएसआई को कहा कि वो इस क्लेम को लेकर अपने रिप्लाई सबमिट करें। अब सरकार ने अपने रिप्लाई में इस पॉसिबिलिटी को डिनाई कर दिया। नवंबर 2015 में यूनियन कल्चरल मिनिस्टर महेश शर्मा ने लोकसभा में बताया, सरकार को आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला इस चीज का कि ताजमहल एक हिंदू टेंपल था। एएसआई का भी यही कहना था। 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था ताजमहल एक टूम है, ना कि कोई टेंपल। वैसे ये चीज काफी डिफरेंट है ज्ञानवापी मस्जिद वाली कॉन्ट्रोवर्सी से, क्योंकि वहां पर एक्चुअली में प्रूफ एग्जिस्ट करता है कि वहां पर एक मंदिर था। लेकिन उस कंट्रोवर्सी कभी और किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस वीडियो में ताजमहल पर फोकस रखते हैं। और इन्होंने राजा जयसिंह वाली कहानी को भी क्लैरिफाई करके ये कहा कि जमीन उनसे छीनी नहीं गई थी बल्कि उनसे ली गई थी एक्सचेंज में। इसके पीछे की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 2017 में हिस्टोरियन राणा सफ़ी ने एक ब्लॉग लिखा था डेलीओ प्लेटफॉर्म पर। यह इंडिया टुडे ग्रुप का एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें इन्होंने बताया कि मुगलों को एक्चुअली में काफी शौक था हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड रखने का। कई मुगल महाराजा तो खुद ही अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखते थे, अपनी डायरीज लिखते थे, जैसे कि जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखी थी।